स्वागत है दोस्तों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल में। तो देखिए दोस्तों, लेके आए हैं आज हम संधि का सेकेंड पार्ट, जिसमें बात करेंगे व्यंजन संधि के ट्रिक के बारे में। देखिए व्यंजन संधि की ऐसी ट्रिक जो कि आपको कभी भूल से भी गलत नहीं होगी। अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो पूरी गारंटी के साथ कहा जा सकता है, जैसा कि ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्रिएट करने वाला टॉपिक होता है व्यंजन संधि। स्वर संधि तो आपने समझ लिया होगा। अगर आपने अभी वो पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वे पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक ऐसे ट्रिक के साथ, ऐसी जानदार ट्रिक के साथ, जैसे आप जिसको देखने के बाद हिंदी के कई सारे क्वेश्चंस भी आपको संधि के साथ तैयार भी हो जाएंगे। तो देखिए पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। पहले हम जानते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो जब व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी यहाँ से एक पॉइंट आपको निकाल के आ रहा है। पहले पॉइंट यानी जो पहला है वहाँ क्या है, व्यंजन। व्यंजन का किसी व्यंजन से, व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा स्वर से जो मेल होता है वही क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। यानी आप समझ गए होंगे कि पहले क्या होगा, व्यंजन होगा, व्यंजन के साथ व्यंजन को जोड़ा जाए या स्वर को जोड़ा जाए तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। यानी व्यंजन संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है आप अगर देखें वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत, ये मैंने कई बार समझाया भी है। कई बार ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आप चाहे यूपीपी के एग्ज़ाम देने जा रहे हों या यूपीएसआई का, या फिर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक क्वेश्चन एक नंबर का हर हाल में पूछा जाता है, घोष या सघोष में या अघोष में ध्वनियाँ कौन सी कहलाती हैं। तो ये टॉपिक आप क्लियर करेंगे संधि के साथ साथ आपको एक नंबर वहाँ से भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपको देखिए घोष या सघोष ध्वनियाँ, दूसरी होती है अघोष ध्वनियाँ। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ होती है कि घोष या सघोष ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ। अब घोष मीन्स क्या होता है, घोषणा करना। जब कहीं कोई चीज़ घोषणा की जाएगी तो कोई चिल्लाएगा, चिल्लाएगा तो क्या होगा, कंपन होगा। जहाँ पे हमें कोई ऐसे वर्ण को बोलते समय, बोलने सुनते समय हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, झटका टाइप का लगता है, वही क्या कहलाता है, घोष या सघोष ध्वनि कहलाती है। अघोष जो एकदम शांति से, मामूली से, बिना चिल्लाए निकल जाए वर्ड, वही क्या कहलाएगी, अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो पहले समझते हैं घोष या सघोष ध्वनियाँ किसे कहते हैं। तो देखिए जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु गले से निकलते समय स्वर तंत्रों में कंपन पैदा करती है, उन ध्वनियों को घोष या सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। यानी आपको फिर से समझा दें, आपको समझ में आ गया होगा। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु गले से निकलते समय स्वर तंत्रों से में कंपन पैदा करती है, ध्वनियों को घोष या सघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। यानी जिनको बोलने पे थोड़ा बहुत कंपन लगता है शरीर में, वही क्या कहलाती हैं, आपका जो है घोष या सघोष वर्ण कहलाती हैं या सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे, पाँचवें या, रा, लावा और हा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आप और समझ लीजिए कि या, रा, लावा, या, रा, लावा, ये जो आया या, रा, लावा क्या है, आप जानते हैं ये अंतस्थ है। वर्ग 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। वर्ग के बाद जो आता है अंतस्थ, अंतस्थ के बाद आता है उष्म, अंतस्थ होता है या, रा, लावा, उष्म होता है शाखा सा। तो देखिए अंतस्थ जो होते हैं यानी या, रा, ला, वा जो होता है, ये भी घोष या सघोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। यानी व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन, और या, रा, ला, वा, हा घोष, ये क्या कहलाता है, सघोष ध्वनियाँ कहलाता है। अब जैसे देखिए हम बात करेंगे अगर का वर्ग, तो का वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा यानी गा, घा, अंगा। चा वर्ग में बात करेंगे तो चा, छा छोड़ के जा, झा, इया। इसी तरीके से पांचों वर्ग यानी ये हो गए तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन, यानी व्यंजन कहलाएगा। और इसी में आपको जो एक ज़्यादा तक पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो पूछे जाते हैं, संघर्षी करके आ जाता है। संघर्षी ध्वनियाँ कौन सी होती हैं आपको बताया गया, ये जो होता है अंतस्थ होता है और उष्म होता है। जो उष्म होता है, जो रगड़ खा के उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाती है, संघर्षी। संघर्षी में हा अकेले एक ऐसा वर्ण है जिनका
जो ये सघोष ध्वनियों के अंतर्गत कहलाती है। जैसे आप देखिए ग, घ, अंगा, तो इसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे तो एक घर्षण टाइप का दिखेगा, आपको कंपन टाइप का दिखेगा, यानी आपको समझ में आ गया होगा सघोष ध्वनि किसे कहा जाएगा। तो हर वर्ग के यानी व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन यारा, ला, वा और हा ये सघोष ध्वनि कहलाती है। अब बात करेंगे हम अघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता वे अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। यानी जिनको बोलने में किसी प्रकार का कंपन, झटका ना लगे, वही क्या कहलाएगी? अघोष ध्वनियाँ कहलाएगी। वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन तथा विसर्ग अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष कहलाता है। पहला व्यंजन जैसे हम बात करें का वर्ग में तो क, ख, देखिए चुप्पे से बात कर लिए क, ख, ये क्या हो गया? अघोष। चा वर्ग में बात करें च, छ, टा वर्ग में बात करें ट, ठ, टा वर्ग में त, थ, पा वर्ग में प, फ, तो ये क्या हैं? आपके अघोष व्यंजन हैं या अघोष ध्वनियाँ हैं, और इसी के अंतर्गत जो विसर्ग होते हैं वो भी आते हैं। अब देखिए इनको हम थोड़ा सा आपको टाइटल तरीके से समझाते हैं, एक ट्रिक बेस्ड तरीके से समझाते हैं, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। जैसे देखिए इधर दिया है अघोष, इधर दिया हुआ है घोष। अघोष यानी प्रथम और द्वितीय अक्षर जो होते हैं अघोष मैंने बताया। जैसे आपको घोष या सघोष तृतीय, चतुर्थ, पंचम और स्वर भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अघोष यानी प्रथम और द्वितीय का, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और सा, खा, सा इसके अंतर्गत आएगा। घोष के अंतर्गत ग, घ, अंगा, ज, झ, ञ, डा, ढ, अड़ा, दा, ध, न, बा, भ, म, या, रा, ला, वा और हा, और स्वर अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए इसका रूल क्या है। जब हम किसी भी वर्ड में आगे चाहे अघोष हो या सघोष हो, उसमें जो हम लास्ट वर्ड ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए लास्ट में हमने अघोष ऐड कर दिया, क्या ऐड किया? अघोष ऐड किया, तो ये अघोष में बदलेगा, और अगर हमने घोष लगा दिया तो घोष में परिवर्तित हो जाएगा। अघोष में ये जो चेंजिंग होगा, अघोष के साथ अघोष और घोष के साथ क्या होगा? घोष में चेंज हो जाएगा। अब जैसे इसके कई सारे नियम हैं, आपको नियम बताने से पहले जैसे प्रथम वर्ण जो होता है ये क्या होता है? तृतीय वर्ग से चेंज होता है, यानी का को गा में चेंज करते हैं, चा को जा में चेंज करते हैं, टा को डा में चेंज करते हैं, ता को दा में चेंज करते हैं, पा को बा में चेंज करते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ये नहीं होते कि आपको संधि विच्छेद करनी आती है कि नहीं। आपको जैसे दे दिया जाएगा, मान लीजिए वाक धन ईस दे दिया जाएगा, वाक धन ईस दे दिया जाएगा। अब जैसे आपने देखा का यहाँ पे है, का किस में चेंज होता है? हमने बताया कि तृतीय में चेंज होता है, गा में, तो वागीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। अगर आपको ये रूल पता है तब आप चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली 99% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ऐसा ना पूछ के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछता है, दे देगा संधि दे दीजिएगा, वागधन ईस या वागीस दे देगा, पूछेगा इसमें बताइए निम्नलिखित में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो बस आपको केवल इतनी चीज़ें पकड़नी होती हैं कि स्वर संधि कैसे पकड़ते हैं, व्यंजन संधि कैसे पकड़ते हैं, विसर्ग संधि कैसे पकड़ते हैं। ये तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपके एजुकेशन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए आप जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे, जितनी आपकी अंदर उत्कंठाएं आएंगी, उतनी ही आप कंठस्थ होंगी और आपको चीज़ें गलत नहीं होंगी। सपोज दैट अगर क्वेश्चंस कोई भी आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, तो आपसे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे, क्वेश्चंस कोई रॉन्ग नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि पूरे रूल्स को जान के चलें। बाकी आपको तो जितना ट्रिक बता दिया गया पहले भाग, अगर इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप देखिए। वहाँ से आप स्वर संधि देखते ही समझ जाएंगे कि ये स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है, दीर्घ है कि गुण है कि वृद्धि है, यण है कि अयादि है, ये मैंने ट्रिक बताया, वहाँ से आप समझ जाएंगे। आपको विसर्ग संधि मैं बता ही रहा हूँ, और विसर्ग संधि अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बताएंगे। और इसमें हमने आपको ट्रिक बता दिया कि कैसे आप पकड़ेंगे कि क्या है, व्यंजन है कि नहीं। व्यंजन का सिंपल सा आप फंडा यही जान लीजिए कि व्यंजन के साथ, व्यंजन में हम स्वर को ऐड करें या व्यंजन के साथ व्यंजन को
को ऐड करें तो व्यंजन संधि होगी। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जामिनेशंस में केवल यही क्वेश्चंस होता है, आपको बताना रहता है कि निम्नलिखित में व्यंजन संधि होगी कि विसर्ग संधि होगी कि दीर्घ संधि होगी कि इसी में दे देगा स्वर संधि होगी। ऑप्शंस आपको ऐसे ही देके कंफ्यूज कर सकता है बस। बाकी आपको अगर बेसिक तैयार है तो आप कोई भी क्वेश्चंस ईजिली बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ नियम बताते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आगे के रूल्स हैं। बाकी आपके एग्जामिनेशंस में जितने आते हैं वो हमने आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला रूल, पहला नियम क्या है, यदि अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन क्या था हमने आपको बता दिया, तो उसमें क च ट त प के बाद कोई स्वर आए अथवा घोष व्यंजन ग ज ड द ब आदि आए तो अघोष अघोष में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात क च ट त प अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी क ग में परिवर्तित होगा। अब देखिए मात्रा कैसे चेंज होगी, जैसे क में आ अगर आया तो ये क्या होगा क छोटा क में ई आएगा तो क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ड में चेंज होगा, ग में चेंज हो रहा है, अगर ई आया तो गी हो जाएगा, बड़ा आया तो डा हो जाएगा, ई बड़ी ई आया तो दी हो जाएगा, ग आया तो दा हो जाएगा, आ आया तो बा हो जाएगा। कैसे देखते हैं, जैसे देखा दिक धन अंबर दिगंबर, वाक धन ईस वागीस, खट धन आनन खडानन, जगत धन ईस जगदीश, जगत धन गुरु जगत गुरु, उसके बाद है सुप धन अंत सुबंत, सुप धन अंत सुबंत। जैसे देखिए रूल नंबर 2 क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के पश्चात कोई पंचम वर्ण अथवा नासिक के व्यंजन आए तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। का धन मा तो ये किस में बदल जाएगा, अंगम। जैसे वाक धन में वांगमय, ट म मिलके आड़ा में बदल जाएगा ना में, तो खट धन मास क्या हो जाएगा, खंड मास, खंड मास। जैसे एक और दिख रहा है आपको त धन ना, तो ता धन ना मिलके न में बदलेगा, यानी जगत धन नाथ क्या हो गया, ये जगन्नाथ। देखिए इसके बाद रूल नंबर 3 दिख रहा है, यदि पंचम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण आए तो पंचम वर्ण अपने बाद आए प्रथम वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे माँ धन ता, तो सम धन तोष क्या हो जाएगा, संतोष। माँ धन चा, सम धन चय बराबर क्या हो जाएगा, संजय, संजय भी हो जाएगा। चय आएगा तो क्या हो जाएगा, जा आएगा तो जय हो जाएगा, संजय हो जाएगा, और चा आएगा तो चा हो जाएगा, यानी संचय हो जाएगा। ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने वाली होगी। देखिए रूल नंबर 4, यदि ता और दा के बाद चा वर्ग का व्यंजन आए तो ता और दा च वर्ग के व्यंजन के अनुरूप हो जाते हैं। यानी क्या कह रहा है, यदि ता और दा के बाद चा वर्ग का व्यंजन आए, चा वर्ग का व्यंजन च छ ज झ इ आए तो ता और दा च वर्ग के व्यंजन के अनुरूप ही बदल जाते हैं। जैसे ता धन च, ये क्या हो जाएगा च, च डबल च। जैसे सत धन चिदानंद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। सत धन चिदानंद यानी क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं सच्चिदानंद। सत धन चरित्र सच्चरित, सच्चरित काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, सच्चरित। उत धन चारण उच्चारण, उच्चारण, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं आपके लिए रामबाण होगा, इसको आप देख के जाइए, आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। इसके बाद देखिए इसी में है त धन ज, त धन ज तो मिल के क्या हो जाएगा, ज में परिवर्तित होगा। जैसे कहा जाए सत धन जन, सत धन जन क्या हो जाएगा, सज्जन, सज्जन। उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन ज्वल उज्ज्वल। अब दा और जा में परिवर्तित होगा ज में। विपत धन जाल क्या हो जाएगा, विपद जाल, विपद जाल, विपद जाल। देखिए रूल नंबर 5, यदि ता वर्ग के बाद टा वर्ग हो तो ता वर्ग का व्यंजन टा वर्ग के व्यंजन में बदल जाता है। कब, यानी जब ता के बाद टा वर्ग हो, यानी ता वर्ग के बाद जब टा वर्ग होगा तब ऐसी स्थिति में बदल जाएगा। जैसे बृहत धन टीका, अब यहाँ पे क्या है द फिर टा, तो ये क्या हो जाएगा टा में बदल, यानी क्या हो जाएगा बृहत टीका, बृहत टीका। अब ये ता के बाद ड आया तो उत धन डयन, ये क्या हो गया उड्डयन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अगर आप यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हों या फिर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आने वाला है बहुत जल्द ही लेखपाल, लेखपाल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ें तो कह रहा है, यदि ता के बाद ना हो
तो ता भी ना हो जाता, जैसे उत धन नत उन्नत, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन रूल नंबर 7 है, सघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन आए तो सघोष का अघोष हो जाता है, जैसे द धन का तो क्या हो जाएगा इत्क, यानी जैसे आपद धन काल तो क्या हो जाएगा आपदकाल आपदकाल, या फिर कहें कि सद धन काल तो क्या हो जाएगा सत्कार सत्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बात करेंगे रूल नंबर 8, यदि यम यानी माँ के बाद उसमें व्यंजन सा ख स ह अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व आए तो माँ अनुसार बिंदु में बदल जाता है, जैसे समधन से संशय, समधन सार संसार, समधन वाद संवाद, समधन योग संयोग। अब बात करेंगे रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। तो रूल नंबर 9 है, यदि पद के अंत में स्वर हो और उसके बाद दूसरे पद के आरंभ में छ व्यंजन हो तो छ के पूर्व च जुड़ जाता है, जैसे आधन छादन क्या हो जाएगा आच्छादन, अनुधन छेद अनुच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद। इस तरीके से हम संधि चेंज करते हैं। और रूल नंबर 10 जो कि आज का लास्ट रूल है, अंतिम नियम है, कह रहा है यदि पूर्व शब्द के अंत में आ अथवा बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में आने वाले शब्द का पहला व्यंजन सा हो तो सा का ख हो जाता है, जैसे निधन सिद्ध निषिद्ध, विधन सम विषम, सुधन सुप्त सुसुप्त सुसुप्त। हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक संधि का हमने जो बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसमें 14 मिनट के अंतर्गत ही पूरा जो है संधि कंप्लीट कराया गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो का लिंक देखिए और वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन